दोस्तों, आज आप सुनेंगे ब्योमकेश बख्शी सीरीज की कहानी का नाम है अमृत की मौत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। उस गांव का नाम बाघमारी था। वह रेलवे लाइन के करीब था, परंतु गांव में पहुंचने के लिए स्टेशन से 1 मील पैदल चलना पड़ता था। दोनों के बीच एक घना जंगल था। ग्रामीण आमतौर पर स्टेशन तक आने जाने के लिए जंगल में प्रवेश नहीं करते थे। वे रेल की पटरी की सुरक्षा के लिए लगी कटीली तारों के बीच से निकलकर पटरी के साथ साथ पैदल चलते थे। स्टेशन का नाम संताल गोला था। वह काफी बड़ा स्टेशन था और उसके आसपास एक कस्बा बन गया था। वह क्षेत्र धान के मामले में बहुत धनी था। उस क्षेत्र से धान और चावल दोनों का निर्यात होता था। वहाँ चावल की 2 मिलें भी थीं। युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों की एक टुकड़ी ने कुछ समय तक संताल गोला और बाघमारी के जंगलों में अपना पड़ाव डाला था। वे अक्सर नंगे बदन केवल एक पजामा पहने घूमते थे और किसानों के साथ बैठकर धूम्रपान करते थे। युद्ध समाप्त होने के बाद वे अपनी कुछ अवैध संतानों और छोटे हथियारों को छोड़कर अपने घर वापस लौट गए। जिस काम के सिलसिले में मैं और ब्योमकेश काफी समय से संताल गोला में थे, उसका संबंध भी उपर्युक्त हथियारों से ही था, जिसका विवरण मैं उचित समय पर दूंगा। वर्तमान में जिस कथा से मैं आपको इस समय जोड़ रहा हूँ, प्राथमिक तौर पर उसका संबंध बाघमारी गांव और उसके कुछ व्यक्तियों से है, जिसके प्रारंभिक भाग में उस गांव के कुछ युवक हैं। शब्दातिरेक से बचते हुए मैं उनके साक्ष्यों को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूं। बाघमारी गांव के कुछ परिपूर्ण मकानों में सदानंद सूर का घर सबसे पुराना था। उसमें 3 कमरे, सामने एक पक्का आंगन और एक अन्य अहाता घर के पिछवाड़े था, जिसके चारों ओर दीवार बनी हुई थी। उनके घर के ठीक पीछे जंगल शुरू हो जाता था। सदानंद सूर काफी बूढ़े हो चले थे, लेकिन चूंकि उनका कोई परिवार, पत्नी अथवा बच्चे नहीं थे, इसलिए वह अपने पैतृक मकान में अकेले रहते थे। उनकी एकमात्र बहन रेलवे के किसी कर्मचारी से ब्याही थी, लेकिन चूंकि वे लोग शहर में रहते थे, इसलिए सदानंद बाबू के साथ उनकी घनिष्ठता नहीं थी। गांव के अन्य लोगों के साथ उनका संबंध बहुत करीबी नहीं था। एक ओर जहां उनकी किसी से शत्रुता नहीं थी, वहीं दूसरी ओर किसी के साथ अंतरंगता भी नहीं थी। अधिकतर दिनों में वे रोज सुबह सुबह तड़के जाग जाते थे और स्टेशन के समीप वाले कस्बे में चले जाते थे, जहां से वे शाम को घर लौटते थे। कोई नहीं जानता था कि वे अपने गुजर बसर के लिए क्या काम करते थे। कोई कहता था कि वे धान और चावल की दलाली करते थे। कुछ अन्य लोग कहते थे कि उनका गिरिवर घर है। कुल मिलाकर वह अपेक्षाकृत एक किफ़ायती इंसान थे। सामान्यतः लोगों को उनके बारे में मात्र इतनी ही जानकारी थी। अप्रैल की एक सुबह सदानंद अपने घर से मझोले आकर एक संदूक और किरमिच का एक बैग लेकर निकले थे। वह घर में ताला बंद करके एक हाथ में संदूक और एक हाथ में बैग लिए हुए अपनी यात्रा पर निकल गए थे। उनके घर के सामने मैदान और कुछ खेत थे। सदानंद खेत को पार करके जब रेलवे लाइन के साथ साथ अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, तो उन्हें गांव का बूढ़ा मुखिया हीरू मिला। उसने पूछा, सुबह सुबह इतना सारा सामान लेकर कहाँ चल पड़े? मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, सदानंद ने उत्तर दिया। अच्छा, क्या तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो? हीरू ने पूछा। सदानंद उसके इस प्रश्न पर मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। अपने पापों का प्रायश्चित करने पहले ही निकल पड़े। हीरू ने टिप्पणी की, आपकी आयु कितनी है? 45 वर्ष। सदानंद ने चलते चलते जवाब दिया। वापस कब आओगे? हीरू ने पीछे से आवाज देकर पूछा। 1 सप्ताह या इसके आसपास। सदानंद चले गए। उनका अचानक तीर्थ यात्रा पर जाना गांव में चर्चा का विषय बन गया। किसी को उनके बुढ़ापे में इस धार्मिक कृत्य से कोई संदेह नहीं हुआ। इससे पहले
विगत 10 वर्षों में उन्होंने एक भी रात गांव के बाहर नहीं बिताई थी। सब लोगों ने यही माना कि सदानंद सूर आमतौर पर अपने कारोबार के सिलसिले में बाहर जाते रहते थे। इसीलिए किसी को यह संदेह नहीं हुआ कि वह किसी गुप्त उद्देश्य से बाहर जा रहे थे। 3 या 4 दिनों बाद गांव के कुछ नौजवान लड़के सदानंद सूर के मकान के सामने वाले मैदान में इकट्ठा हुए। उस गांव में कोई 25 सम्मानीय परिवार रहते थे। सूर्यास्त के बाद स्थानीय युवक उस मैदान में बातचीत करने के लिए एकत्र हो जाते थे। उनमें से कुछ लड़के गाना गाते थे और कुछ वहां बैठकर धूम्रपान करते थे। सर्दियों और बरसात के मौसम को छोड़कर वे लोग हमेशा वहीं एकत्र होते थे। आज सारे लड़के अमृत नामक एक युवक को छेड़ रहे थे। कुछ चंचल स्वभाव का अमृत गांव के किसी निवासी का अनाथ भांजा था। वह बेतरतीब ढंग से लंबा, दुबला, पतला और अपेक्षाकृत कुछ अधिक ही बातूनी था और हमेशा अपनी हिम्मत और बुद्धिमत्ता दिखाने की कोशिश करता रहता था। इसलिए जब अवसर मिलता तो गांव के अन्य लड़के उसका मजाक उड़ाते थे। ऐसा ही कुछ उस दिन सुबह हुआ। नादू नामक एक नौजवान की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम पापिया था। वह एक मटका लेकर तालाब से पानी लेने जा रही थी। वहां कुछ अन्य जवान औरतें भी थीं। अमृत पानी पर पत्थर फेंक रहा था। जब उसने नादू की पत्नी को जल्दी जल्दी पानी लेने जाते देखा तो उसने अपने मुंह से पापिया, भारतीय कोयल, पियू पियू पिया पिया की आवाज निकाली। अन्य जवान औरतें उसे सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगीं। व्यथित दुल्हन तुरंत अपने घर वापस लौट गई और अपने पति से घटना की शिकायत की। क्रोधातुर नादू हाथ में लाठी लेकर घटनास्थल की ओर भागता हुआ आया, जिसे देखकर अमृत तालाब के किनारे नारियल के पेड़ पर चढ़ गया। गांव के बड़े बुजुर्ग मामला शांत कराने पहुंचे। प्रत्येक यहाँ तक कि जिद्दी नादू स्वयं जानता था कि अमृत की नीयत बुरी नहीं थी। चीजें हाथ से बाहर नहीं निकली, लेकिन अमृत अपने दोस्तों की फप्तियों से नहीं बच पाया। जैसे ही वह शाम को मैदान में पहुंचा, सब लोगों ने उसे घेर लिया। वैसे तो तुम बड़े बहादुर बनते हो, पातल ने ताना मारा, लेकिन तुम नादू से नहीं लड़ सके, उल्टे अपने बचाव के लिए नारियल के पेड़ पर चढ़ गए। उफ, अमृत ने प्रतिवाद किया। मैं तो एक नारियल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा था। मैं नेड़ू से कतई नहीं डरता। यदि उसके हाथ में लाठी नहीं होती तो मैं उसकी ऐसी पिटाई करता कि वह इस समय बिस्तर पर पड़ा करा रहा होता। अद्भुत, गोपाल ने कहा। जब तुम घर गए तो तुम्हारे मामा ने तुम्हारी पिटाई की थी ना? मामा ने मेरी पिटाई नहीं की, वह मुझसे प्यार करते हैं। अमृत ने अपना सिर हिलाया। लेकिन मेरी मामी ने मेरे कान खींचते हुए कहा था, तू गधा है। सारे लड़के खुशी से हंस पड़े। तुम्हारे जैसे कायर को शर्म आनी चाहिए। पातल ने घोषणा की। जरा सोचो, एक औरत ने तुम्हारे कान ऐंठ दिए। वह परिवार में सबसे बड़ी हैं, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया, अमृत ने उत्तर दिया। तुम इस तरह मेरे साथ मजाक नहीं कर सकते हो। दासू बोला, अमरा, तुझे लोगों से डर नहीं लगता? मुझे सारी बात सच सच बता। जब तू कोई भूत देखेगा तो क्या करेगा? सभी लड़कों ने उसके कपड़े खींचते हुए चुटकी ली। मैंने एक भूत देखा था, लेकिन मैं उससे डरा नहीं, अमृत ने उनसे आंखें निकालकर कहा। तूने भूत देखा था? कब? कहाँ? सारे लड़के एक साथ बोल पड़े। वहां, उस जगह। अमृत ने गर्व से जंगल की ओर अपनी पतली बाहों से इशारा किया। तूने उसे कब देखा? सच बता, तूने क्या देखा? एक भूत घोड़ा, अमृत ने सत्यनिष्ठा से कहा। 1 या 2 लड़के उसकी बात सुनकर हंस पड़े। तू तो सचमुच गधा ही है, गोपाल ने कहा। तो क्या तूने सचमुच एक भूत घोड़ा देखा था? तूने उसे कब और कहां देखा था? परसों रात को, अमृत ने उस रात की घटना को याद करते हुए कहा। मेरी बछिया कैली गौशाला में अपने खूंटे से खुलकर भाग गई थी।
मेरे मामा ने कहा, अमरा जंगल में जाकर उसे देख। उस समय रात के 10 बजे थे, लेकिन मैं किसी चीज से नहीं डरता, इसलिए फौरन जंगल में चला गया। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन मुझे कहीं भी बछिया नहीं दिखाई पड़ी। चंद्रमा के प्रकाश ने उस स्थान को विचित्र बना दिया था। अचानक मैंने एक घोड़ा देखा। उसके खुरों की खड़खड़ाहट सुनकर मुझे लगा मेरी बछिया मुझे मिल गई, लेकिन जब मैं उसकी ओर मुड़ा तो वह अचानक जंगल में गायब हो गया। वह एक काला घोड़ा था और उसके नथुनों से चिंगारी निकल रही थी। मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ वापस लौट आया। जब तुम हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भूत घोड़ा किस रास्ते से आया था और वह किस रास्ते पे गया था? दासू ने पूछा। वह गांव की ओर से आया और स्टेशन की ओर गया था। क्या उस घोड़े पर कोई सवारी भी कर रहा था? वह सब मैंने नहीं देखा। कुछ देर वहां खामोशी छाई रही। अमृत के अंदर भूत की कहानी सुनाने की कल्पना नहीं थी। उसने घोड़ा अवश्य देखा था, लेकिन कोई घोड़ा किसी सवार के बिना जंगल में कैसे दिखाई दे सकता था? गांव में किसी आदमी के पास घोड़ा नहीं था। यहाँ तक कि युद्ध के दौरान जंगल में छावनी बनाने वाले अमेरिकी सैनिकों के पास भी घोड़े नहीं थे। स्टेशन के पास वाले कस्बे में एक आध घोड़ा तांगा जरूर था, लेकिन वह घोड़ा जंगल में रात में क्या कर रहा था? क्या अमृत को घोड़ा देखने के बाद उसे अपनी बछिया होने का भ्रम हुआ था? मैं समझ गया, तूने अपनी बछिया को भूत घोड़ा समझ लिया होगा, पातल ने अंत में कहा। अमृत ने जोर से अपना सिर हिलाया। अरे नहीं, वह घोड़ा ही था। मैंने एक हाड़ मांस वाला भूत घोड़ा देखा था। क्या तू हमसे यह कहना चाहता है कि भुतहा घोड़ा देखने के बाद भी तू बेहोश नहीं हुआ? मैं क्यों बेहोश होता? मैं तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तू तो हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए कर रहा था कि तू उसे देखकर बुरी तरह डर गया था। किसी भी सूरत में नहीं, अमृत ने शेखी बघारी। कौन कहता है कि मैं डर गया था? देख अमरा, तू ज्यादा डींगे मत मार, दासू बोला। क्या तू अभी इसी समय जंगल में जाने की हिम्मत कर सकता है? क्यों नहीं जा सकता मैं? अमृत ने जंगल की ओर घबराते हुए देखा। उस समय तक रात हो चुकी थी और चंद्रमा निकल आया था। जंगल के पेड़ों से काली परछाइयां निकल रही थीं। अमृत ने जरा सोचकर कहा, यदि मैं जाना चाहूं तो जा सकता हूं, लेकिन अभी मैं वहां क्यों जाऊं? आज तो मेरी बछिया नहीं खोई है। ठीक है, तेरी बछिया नहीं खोई है, गोपाल ने कहा, लेकिन हमें कैसे यकीन होगा कि तू झूठ नहीं बोल रहा था? झूठ? अमृत अपने पांवों पर उछल पड़ा। मैं और झूठ? देख गोपाला, तू मुझे जानता नहीं है। ठीक है, अब तू मेरी इतनी सहायता और कर। हम देखना चाहते हैं कि क्या तू जंगल में अकेले जा सकता है या नहीं, तभी हम मानेंगे कि तू कितना बहादुर है। अमृत अधिक व्यंग सहन नहीं कर सका। मैं अभी अंदर जा रहा हूं। ठीक इसी पल उसने आत्मविश्वास पूर्वक घोषणा की। क्या तुम लोग सोचते हो कि मैं डर गया हूं? यह खड़िया मिट्टी का टुकड़ा अपने साथ ले जा, पातल ने उसे पीछे से आवाज दी। तुझे ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तू बस सदानंद सूर दादा के मकान के पीछे उस लंबे से कपास के पेड़ तक चला जा। वहां जाकर खड़िया से निशान लगा देना, जिससे हमें पता चल जाएगा कि तू सचमुच वहां तक गया था। अमृत ने उससे खड़िया लेते हुए थोड़ा आशंकित स्वर में पूछा, तुम सब लोग मेरे लौटने तक यहीं रहोगे ना? हाँ, हम यहीं रहेंगे। अमृत जंगल की ओर चल पड़ा। वह ज्यों-ज्यों आगे जाता त्यों-त्यों अपने पैर घसीटता जाता था। आखिरकार वह सदानंद सूर के घर के पीछे जाकर गायब हो गया। मैदान में बैठे सभी लड़के हल्की चांदनी रात में उसकी ओर खामोशी से घूरते रहे। उनमें से एक बोल पड़ा, हो सकता है कि वह सदानंद सूर के घर के पास जाकर छिप गया हो। दूसरा लड़का मंद मंद मुस्कुराया। थोड़ा समय गुजर गया। सभी की आंखें जंगल पर लगी थीं। अचानक जंगल से धमाके की आवाज आई। वह किसी पेड़ की डाली टूटने की आवाज नहीं थी।
लड़कों ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। थोड़ा समय और बीत गया, लेकिन अमृत वापस नहीं लौटा। जिस कपास के पेड़ तक उसे जाना था वह उस स्थान से 50 या 60 गज से अधिक दूर नहीं था जहां सारे लड़के बैठे हुए थे। उसे लौटने में इतनी देर क्यों हो रही थी? 3 या 4 मिनट बाद पातल खड़ा हो गया। चलो हम लोग चलकर देखते हैं, अमरा को इतनी देर क्यों हो रही है। जिस रास्ते से अमृत गया था उसी पर लड़के समूह में आगे बढ़े। एक लड़के ने कहा, कहीं वह भूत घोड़े पर सवारी तो नहीं कर रहा है। लेकिन अमृत भागा नहीं था। कपास का पेड़ सदानंद सूर के घर के पिछले दरवाजे से लगभग 25 गज दूर था। चंद्रमा की रोशनी में उन्हें कोई सफेद चीज दिखाई पड़ी। उसे देखने के लिए वे लोग उसके नजदीक गए। वह अमृत था। उनमें से एक लड़के ने माचिस जलाई। अमृत पीठ के बल जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी छाती से निकले खून से उसकी कमीज तर हो गई थी। ब्योमकेश और मैं सरकारी जांच के सिलसिले में संताल गोला में थे। वेतनभोगी पुलिसकर्मी जहां एक ओर ब्योमकेश के अधिक हिमायती नहीं थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें उच्चाधिकारियों की ओर से अत्यंत सम्मान प्राप्त था। जिन मामलों में पुलिस अपने हाथ खड़े कर देती थी उन्हें कुछ समय बाद ब्योमकेश को सौंप दिया जाता था। पिछले विश्व युद्ध के दौरान अनेक विदेशी सैनिकों ने देश के विभिन्न भागों में अपने शिविर स्थापित किए थे। युद्ध की समाप्ति के बाद विदेशी सैनिक चले गए थे और भारतीयों को वहां शासन करने का अधिकार मिल गया था। रक्त रंजित स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब राष्ट्र ने अपना सिर उठाया तो पता चला कि झील की ऊपरी सतह तो साफ हो चुकी थी, लेकिन उसकी तलहटी में कुछ दुष्ट मगरमच्छ अभी भी अपना डेरा जमाए हुए थे। विदेशी सैनिकों द्वारा अपने पीछे घोड़े, शस्त्र अस्त्र उन मगरमच्छों के दांत और पंजे बन गए थे। रेल दुर्घटनाएं, बम विस्फोट, सशस्त्र डकैतियां जैसे कृत्य नए बदमाशों को गिरफ्तार करने में परेशान कर रहे थे, परंतु वहां बमों, पिस्तौलों और अन्य हथियारों के स्रोत का पता लगा पाने में सफल नहीं हुई थी। यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि वे शस्त्र वहीं आसपास ही कहीं छिपा कर रखे गए थे जहां विदेशी सैनिकों के शिविर थे, परंतु उन हथियारों के आपूर्तिकर्ताओं को पकड़ना बड़ा कठिन कार्य था। जब तक अवैध हथियारों का काला कारोबार करने वाले सरगनाओं को पकड़ नहीं लिया जाता, तब तक उस मुसीबत की जड़ तक पहुंच पाना संभव नहीं था। स्थानीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ब्योमकेश ने संताल गोला को अपनी जांच का पहला ठिकाना बनाने का निर्णय लिया। वह एक छोटी जगह थी और उसे किसी स्थिति में शहर नहीं कहा जा सकता था। स्टेशन के पास रेलवे कर्मचारियों के रहने के लिए क्वार्टरों की एक कतार बनी थी। स्टेशन से एक पक्का रास्ता उसके दोनों ओर जाता था और लगभग 9 एकड़ का वृत्त बनाकर समाप्त हो जाता था। उस क्षेत्र में कुछ बड़े बड़े गोदाम, थाना, डाकघर, सहकारी बैंक, सरकारी विश्राम गृह इत्यादि थे। सड़क के बाहरी किनारे पर चावल की 2 मिलें स्थित थीं। यद्यपि वहां के निवासियों में बड़ी संख्या बंगालियों की थी, परंतु हिंदुस्तानियों और मारवाड़ियों की संख्या भी कुछ कम नहीं थी। हमने अपना ठिकाना सरकारी विश्राम गृह में बनाया था। ब्योमकेश नहीं चाहते थे कि लोगों को उनके बारे में कुछ पता चले। इस प्रकार की जांचों में आप जितना अधिक अपरिचित बने रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो पता चला कि ब्योमकेश की पहचान और उनके वहां आगमन का कारण एक खुला रहस्य था। स्थानीय थानेदार सुखमय सामंत को उनके उच्चाधिकारियों ने पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी और ब्योमकेश की ख्याति सभी दिशाओं में फैल चुकी थी। इंस्पेक्टर सुखमय सामंत का चेहरा वैसे तो बड़ा हंसमुख था, परंतु वह वास्तव में बुराइयों का पुतला था। सार्वजनिक तौर पर वह ब्योमकेश को सहयोग करता दिखाई देता था, लेकिन निजी तौर पर ब्योमकेश के मार्ग में कठिनाइयां पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। शायद वह किसी बाहरी आदमी को उस मामले में सफल नहीं होने देने चाहता था जिसमें पुलिस असफल हो गई थी।
मामला चाहे जैसा भी हो, ब्योमकेश ने बाधाओं के बावजूद अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। यह महसूस करते हुए कि अनभिज्ञता असंभव थी, उन्होंने सबकी आंखों के सामने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। सरेआम पुलिस स्टेशन जाकर वहां के प्रमुख निवासियों की एक सूची प्राप्त की। स्टेशन पर उन्होंने स्टेशन मास्टर, माल निरीक्षक, टिकट जांचकर्ता और अन्य लोगों से दोस्ती कर ली। उन्होंने सहकारी बैंक में जाकर वहां के धनी व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की, परंतु चूंकि सभी को उनके वहां आने का उद्देश्य की जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए लोगों के सहयोग के बावजूद उनके काम में कोई विशेष प्रगति नहीं हो रही थी। 4 या 5 दिनों की निरंतर भाग दौड़ के बाद ब्योमकेश ने एक रणनीति तैयार की। उन्होंने इलाके के प्रत्येक संदिग्ध समृद्ध परिवार को एक गुमनाम पत्र लिखा। पत्र का प्रमुख सार था, मुझे आपकी गुप्त गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली है, हमारी मुलाकात जल्द ही होगी। उस पत्र को डाक से भेजने के लिए मैं ट्रेन से 4-5 स्टेशन दूर एक कस्बे में गया। हमने चारा बेशक डाल दिया था, लेकिन मछली का कहीं कोई संकेत नहीं था। इस प्रकार 2-3 दिन और बीत गए। सारा दिन सोने और सुबह शाम इलाके का चक्कर लगाने के कारण हमारे स्वास्थ्य में काफी सुधार हो गया था, परंतु काम के मोर्चे पर कोई खास प्रगति नहीं हो रही थी। तभी एक सुबह बाघमारी गांव के 3 युवक हमारे पास आए। गरम जलेबी और गरम दूध खाने पीने के बाद हम अत्यंत प्रसन्न थे। तभी कमरे के बाहर 3 चेहरों को अंदर झांकते देखकर ब्योमकेश उनके पास गए और पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? विश्राम गृह में अगल बगल 2 कमरे और उनके सामने एक छत वाला बरामदा बना हुआ था। बरामदे में ऊपर आते हुए वे थोड़ा झिझके, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां ब्योमकेश को देखा, उनके चेहरे खिल गए। उनमें से एक ने पूछा, क्या आप ब्योमकेश बाबू हैं? हाँ, ब्योमकेश ने कहा। उनकी मुस्कान और अधिक चौड़ी होकर उनके कानों तक फैल गई। उनमें से एक लड़के ने घोषणा की, हम लोग बाघमारी गांव से आए हैं। बाघमारी? वह कहाँ है? अधिक नहीं, केवल 1 मील दूर है। अंदर आ जाओ, ब्योमकेश ने उन्हें कमरे में लाकर कहा। विश्राम गृह के फर्नीचर का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण था। उसमें 1 कुर्सी, 1 मेज, 1 आराम कुर्सी और 2 पलंग बिछे थे और फर्श पर एक जूट का कालीन बिछा था। आगंतुकों में से 2 लड़के फर्श पर बैठ गए और तीसरा मेज के सामने कुर्सी पर बैठा। आराम कुर्सी पर अंगड़ाई लेते हुए ब्योमकेश ने कहा, अब मुझे बताओ कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? जिस नौजवान ने सबसे पहले बोलने की शुरुआत की उसका नाम पातल था। 2 अन्य लड़कों के नाम क्रमशः दाशु और गोपाल थे। क्या आपने नहीं सुना? गोपाल ने पूछा। हमारे गांव में किसी की नृशंस हत्या कर दी गई है। क्या? कब? ब्योमकेश अपनी आराम कुर्सी पर उठ बैठे। परसों रात को, दाशु और गोपाल ने एक स्वर में कहा। पुलिस की तत्काल सूचित कर दिया गया है, पाताल ने बात पूरी की। इंस्पेक्टर सुखमय सामंत ने कल सुबह लगभग 9 बजे घटना स्थल का दौरा किया था। वह शव को अपने साथ ले गए थे, लेकिन उसके बाद से हमें कोई समाचार नहीं मिला। आपके पास आने से पहले हम लोग उनके पास थाने में गए थे, लेकिन उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। शव का पोस्टमार्टम के लिए पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया था। क्या आपको इसकी कोई जानकारी नहीं है? लेकिन हमें तो बताया गया था कि आप यहाँ पुलिस की सहायता हेतु पधारे हैं। इंस्पेक्टर ने शायद मुझे सूचित करना जरूरी ना समझा हो, ब्योमकेश ने रूखे स्वर में उत्तर दिया। चिंता मत करो, कौन मारा गया था और किसके द्वारा मारा गया था? हत्या का हथियार कौन सा था? उसे बंदूक से मारा गया था। जो शख्स मारा गया वह हमारा दोस्त अमृत था। कोई नहीं जानता कि हत्यारा कौन है। कुछ हद तक अमृत की हत्या के लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं। ब्योमकेश बाबू, वह नृशंस हत्या हमारी मूर्खता का परिणाम थी, इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं। इंस्पेक्टर सुखमय एक मूर्ख आदमी है,
इसलिए हम लोग हत्यारे को खोजने का दायित्व आपको सौंप रहे हैं। हम लोग हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। गोली मारकर हत्या, ब्योमकेश ने चकित होते हुए कहा। अविश्वसनीय, मुझे पूरी कहानी बताओ। पातल, दासू और गोपाल ने जो कहानी व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सुनाई वह पाठकों को पहले ही बताई जा चुकी है। वे लोग अमृत की हत्या से अधिक परेशान नहीं नजर आए, परंतु उसकी रहस्यमय हत्या ने उनकी रुचि बढ़ा दी थी। अपने पास ब्योमकेश को पाकर उनकी रुचि स्वाभाविक तौर पर नाटकीय अनुपात में बढ़ गई थी। उन लोगों को ब्योमकेश को अमृत की हत्या की कहानी सुनाने में लगभग 2 घंटे लग गए। ब्योमकेश ने भी अधिक स्पष्टता के लिए उनसे बीच बीच में प्रश्न किया। निश्चय ही यह एक रहस्यमय मामला है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें पिस्तौल का प्रयोग किया गया था। लेकिन केवल तुम्हारी कहानी सुनने से काम नहीं चलेगा। मैं हत्या वाले स्थान का निरीक्षण अवश्य करूंगा। वे सभी हतप्रभ थे। हम वहां अभी क्यों नहीं चलते ब्योमकेश बाबू? पातल ने पूछा। आपको अपने गांव ले जाकर हम लोग खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे। अभी नहीं, ब्योमकेश ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। चूंकि 2 दिन पहले ही बीत चुके हैं, इसलिए आधा दिन और निकल जाएगा तो उसमें कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। हम तुम्हारे गांव का दौरा आज शाम को लगभग 5 बजे करेंगे। अच्छी बात है, हम लोग दोबारा आकर आपको अपने साथ ले जाएंगे। इतना कहकर वे लोग चले गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर सुखमय पधारे। कुर्सी पर अपना भार डालते हुए उन्होंने कहा, बागमारी के वे बदमाश छोकरे आपके पास भी आए थे ना? वे मेरे पास भी आए थे। नौजवान बंगाली छोकरे बहुत उत्तेजित थे। वे जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि उनकी बात पर आप ध्यान मत दीजिए, वरना वे लोग आपका जीना दूभर कर देंगे। अरे नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? ब्योमकेश ने उत्तर दिया। आप तो उन्हें अच्छी तरह जानते ही नहीं। क्या वे अच्छे लड़के हैं? गांव के लड़के दिन भर आवारा में घूमते हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, सुखमय बाबू ने कहा। उनके पिता के पास जो कुछ थोड़ा बहुत होता है वे उसी से अपना निर्वाह करते हैं। चावल पैदा करने के लिए आधा एकड़ जमीन या नारियल के 2 पेड़। क्या मृतक भी इस गुट का सदस्य था? ब्योमकेश ने पूछा। हाँ, वह इनसे भी एक कदम आगे था। वह अपने मामा के घर बड़े अपमानजनक तरीके से रह रहा था। मुझे बताया गया कि उसे गोली मारी गई थी। ऐसा ही लगता है, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, क्या आपको किसी पर संदेह है? मैं कैसे संदेह कर सकता हूँ? किसी ने कुछ नहीं देखा। वे सारे मैदान में एक जगह इकट्ठा थे। लेकिन एक आदमी है जिसके बारे में मुझे कुछ संदेह है। अमृत ने उसी समय सुबह नादू की पत्नी का अपमान किया था। नादू एक गरम मिजाज आदमी है। उसने लाठी लेकर अमृत का पीछा किया था। वैसे वह शाम को उनके साथ नहीं था। मुझे उसे थाने लाकर सीधा करना चाहिए था। लेकिन फिलहाल आप इन सब फिजूल की बातों की चिंता मत कीजिए। मैं आपके लिए एक खास समाचार लेकर आया हूँ। आपने इस क्षेत्र के सबसे बड़े व्यापारी जमना दास गंगाराम का नाम तो अवश्य सुना होगा। उसे एक गुमनाम पत्र मिला है। एक गुमनाम पत्र? ब्योमकेश ने अतिशय उत्सुकता दर्शाते हुए पूछा। क्या लिखा है उसमें? जमना दास ने मुझे गोपनीय तौर पर वह पत्र दिखाया था। सुखमय बाबू ने कहा, वह पत्र एक लिफाफे में आया था और उसमें लिखा था, मुझे तुम्हारी गुप्त गतिविधियों की जानकारी है। हम जल्द ही मिलेंगे। सचमुच? फिर तो जमना दास पर निगाह अवश्य रखी जा रही होगी। हाँ, ऐसा ही है। मैंने उनके पीछे एक आदमी लगा दिया है। वह 24 घंटे जमना दास की निगरानी कर रहा है। अति उत्तम। आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं। यह काम आपने बिल्कुल सही किया। अब शायद मामला हल हो जाएगा। सुखमय बाबू के चेहरे पर आत्मसंतोष की मामूली सी रेखा दौड़ गई। मैं इन मामलों का पुराना खिलाड़ी हूँ ब्योमकेश बाबू। आप इसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए।
आपने कुछ प्रगति की? अभी तक तो नहीं, ब्योमकेश ने निराश होकर उत्तर दिया। मैंने खोजा जरूर, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। हालांकि उसे मेरी ओर से कोई संकेत नहीं मिला था। सदानंद बाबू ने एक पारंपरिक बहाना बनाते हुए यहाँ से प्रस्थान किया था। बड़ी मुश्किल से कुर्सी से उठते हुए उन्होंने कहा, अब मैं जाना चाहूँगा, मुझे थाने में बहुत काम है। ब्योमकेश भी उठकर खड़े हो गए। वैसे क्या आपको अमृत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है? अभी नहीं, सुखमय बाबू ने त्योरियों को चढ़ाते हुए कहा। शायद 1 या 2 दिनों में मिल जाए, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? जब वह आपको मिल जाए तो मुझे भी दिखाइएगा। यदि आप मुझसे कह रहे हैं तो मैं आपको अवश्य दिखाऊंगा, सुखमय बाबू ने निराश स्वर में कहा। लेकिन आप तो यहाँ बड़ी मछली पकड़ने आए हैं ब्योमकेश बाबू। अब यदि आप छोटी मोटी मछलियों पर ध्यान देंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? अरे नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा हूँ। यह तो पूरी तरह जिज्ञासा की बात है। वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सुखमय बाबू के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान लौट आई। उन्होंने मुझे पहली बार इस तरह देखा था। अहो अजीत बाबू, कैसे हैं आप? उन्होंने पूछा। अभी भी लिख रहे हैं? आपकी मुर्गे और बैल की कहानियां पढ़ने में बुरी नहीं हैं, लेकिन रॉबर्ट ब्लैक का कोई जवाब नहीं है। नमस्कार। जब वह ताना मारकर चला गया तो ब्योमकेश ने मेरी ओर देखा। उन्होंने कहा, ये तो ऐसे ही है। गांव के नौजवान लड़के उस दिन देर शाम हमें लेकर अपने गांव गए। हम रेलवे लाइन के किनारे किनारे पैदल गए। जब हम उस गांव के मुहाने पर पहुंचे तो जवान, बूढ़े, बच्चे सभी हमारा स्वागत करने के लिए वहां इकट्ठा हो गए। सबकी आंखें उत्सुकता से बाहर निकल आई थीं। वे लोग अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि ब्योमकेश किस प्रकार का प्राणी था। हम एक जुलूस की शक्ल में गांव में दाखिल हुए। पातल स्वयं आगे आकर हमें एक इमारत की ओर ले गया। उसका आधा भाग ईंटों से बना हुआ था और आधे में कच्ची मिट्टी की झोपड़ियां थीं। यही मृतक अमृत के मामा का घर था। अमृत के मामा बलराम बाबू ने हमारे लिए अपने घर के आगे चबूतरे पर चाय का प्रबंध किया था। उन्होंने औपचारिक अभिवादन के साथ हमारा स्वागत किया। वह सीधे साधे आदमी थे। उनकी बोलचाल में कोई संशय एवं कठोरता नहीं थी। यद्यपि अभी वह अपने भांजे के मृत्यु के शोक से बाहर नहीं आ पाए थे, फिर भी वह थोड़ा भयभीत नजर आ रहे थे। अपनी टूटी फूटी आवाज में बलराम बाबू ने कहा, सिर्फ थोड़ी सी चाय। हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आप हमारे गांव में पधारे। पातल ने विनम्रता पूर्वक कहा, आपको एक कप चाय तो पीनी ही पड़ेगी। समय आने पर वह भी हो जाएगा, ब्योमकेश ने प्रतिक्रिया की। पहले मुझे जंगल का मुआयना करने दो। मेरे साथ आइए। पातल ने पुनः हमारा मार्गदर्शन किया। गांव के कुछ अन्य युवक भी हमारे साथ हो गए। बलराम बाबू के घर जाने वाला कच्चा रास्ता उस गांव का मुख्य मार्ग था। वह आगे जाकर एक ऊबड़ खाबड़ चट्टानों वाले असमतल मैदान में खत्म होता था। उसके दूसरी ओर एक ईंट वाला मकान था। सदानंद सूर का घर उसके पीछे जंगल से शुरू हो जाता था। हम उस मैदान तक गए। क्या यह वही स्थान है जहां तुम लोग उस शाम को एकत्र हुए थे? जी हाँ सर। तुम लोग ठीक किस जगह बैठे हुए थे? यहाँ, पातल ने मैदान में थोड़ा आगे जाकर बताया, इस जगह। वह जगह अपेक्षाकृत साफ सुथरी थी और उसमें कोई कूड़ा करकट नहीं था। तुम मुझे वह रास्ता दिखाओ जिधर से अमृत जंगल में गया था, ब्योमकेश ने निर्देश दिया। मेरे साथ आइए प्लीज। सदानंद सूर के दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। खिड़कियां बंद थीं। हम घर के चारों ओर गए। घर के पीछे एक 4 दीवारी वाला अहाता था। उसकी दीवार की ऊंचाई आदमी की लंबाई के समान थी और उसमें एक छोटा दरवाजा लगा हुआ था। जंगल के पेड़ों की घनी छाया उस दरवाजे तक पहुंचती थी। हम घर के पिछवाड़े से जंगल में प्रवेश कर गए। पेड़ों ने अपनी पत्तियां गिरानी शुरू कर दी।
जमीन पीली पत्तियों से पटी पड़ी थी। घर के पिछले दरवाजे से लगभग 25-30 गज की दूरी पर एक ऊंचा कपास का पेड़ खड़ा था। उसका खंबे जैसा मुख्य भाग जमीन से 11 या 12 फीट की ऊंचाई पर था। हमें पेड़ के नीचे ले जाकर उसने एक स्थान की ओर इशारा किया। यही वह स्थान है जहां अमृत मरा हुआ पाया गया था। सारा क्षेत्र पेड़ों से गिरी हुई पत्तियों और कपास के फूलों से पटा पड़ा था। वहां किसी की अस्वाभाविक मृत्यु का कोई नाम निशान तक नहीं था। इसके बावजूद ब्योमकेश ने जमीन की सावधानी पूर्वक जांच की। कठोर सतह पर कोई निशान नहीं था। उन्हें वहां पत्तियों के नीचे केवल खड़िया मिट्टी का टुकड़ा मिला था। उसे ऊपर उठाते हुए ब्योमकेश ने कहा, अमृत खड़िया मिट्टी का यह टुकड़ा पेड़ पर निशान लगाने के लिए लाया था, लेकिन इस पेड़ पर तो कोई निशान नहीं है। इसलिए हाँ सर, वह निशान लगाने से पहले ही वहाँ अब कोई देखने लायक चीज नहीं थी। हम वापस आ गए। वापस आते हुए रास्ते में ब्योमकेश ने कहा, चलो देखता हूँ कि क्या सदानंद सूर का पिछला दरवाजा बंद है। दरवाजे पर धक्का देने के बाद हमने पाया कि उसमें अंदर से सांकल लगी थी। दरवाजे के पुराने पल्लों में अनेक छेद थे। एक सुराख से देखने पर हमें अंदर की ओर एक तरफ छोटा सा मंदिर दिखाई पड़ा। शेष अहाते में कूड़ा कचरा भरा पड़ा था। अहाते के एक कोने में अमरूद का एक पेड़ था। उसके अलावा किसी अन्य चीज पर हमारी नजर नहीं पड़ी। ब्योमकेश वापस आने के लिए दीवार पर हाथ टिकाते हुए चल पड़े, लेकिन उनकी आंखें जमीन पर लगी हुई थीं। वह क्या है? उन्होंने दीवार के कोने में किसी चीज की ओर संकेत करते हुए अचानक पूछा। नंगी सूखी जमीन पर एक अर्धचंद्राकार निशान साफ दिखाई दे रहा था। उसके आसपास कुछ प्रच्छन्न खरोचों के निशान थे। ब्योमकेश उन निशानों के जांच करने के लिए जमीन पर झुके। उनके साथ हमने भी उसे देखने की कोशिश की। ऊपर की ओर देखते हुए उन्होंने देखा कि अमरूद के पेड़ की कुछ शाखाएं दीवार के बाहर दिखाई दे रही थीं। आप क्या देख रहे हैं? मैंने पूछा। वे कैसे निशान हैं? तुम क्या सोचते हो? ब्योमकेश ने पातल से पूछा। पातल उनका प्रश्न सुनकर पीला पड़ गया। अपने होठों को चाटते हुए उसने कहा, यह तो कोई घोड़े की नाल का निशान है। हाँ, एक भूत घोड़े की नाल का निशान, ब्योमकेश ने टिप्पणी की। अर्थात अमृत झूठ नहीं बोल रहा था। हम वहां से वापस चल पड़े। ब्योमकेश की भौएं संदेह से तनी रहीं। उनका एक रहस्य से सामना हुआ था, क्योंकि वह अभी तक महानाल के निशान का महत्व नहीं समझ सके थे। सदानंद सूर कितने दिनों से घर से बाहर है? ब्योमकेश ने पूछा। लगभग 7 या 8 दिनों से, पातल ने उत्तर दिया। क्या उन्होंने किसी को बताया था कि वह कब वापस आएंगे? जी नहीं, और कोई यह भी नहीं जानता कि वे गए कहाँ हैं। बलराम बाबू के घर वापस जाकर हम लोग बैठ गए। प्रत्यक्षदर्शियों की संख्या भी कुछ कम हो गई थी, लेकिन ब्योमकेश की एक झलक पाने के लिए 3-4 लोग अभी भी वहां जमे हुए थे। बलराम बाबू हमारे लिए चाय और नाश्ता ले आए। पातल, दाशु और गोपाल तथा कुछ अन्य लोग हमें घेर कर खड़े हो गए। ब्योमकेश ने चाय पीते हुए बलराम बाबू से पूछताछ शुरू की। क्या अमृत आपकी बहन का बेटा था? किसी रिश्ते के भाई का नहीं? वह मेरी बहन का बेटा था। हाँ। क्या उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है? हाँ, मेरी बहन अमृत के बचपन में ही विधवा हो गई थी। वह मेरे ही घर में रहती थी। बाद में वह भी मर गई। अमृत उस समय 5 बरस का था। आपके अपने बच्चे नहीं हैं? मेरी एक बेटी है, उसकी शादी हो चुकी है। अमृत की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। आपने उसकी शादी नहीं करवाई? वह दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर था, इसलिए मैंने उसकी शादी नहीं करवाई। क्या उसके पास कोई नौकरी नहीं थी? यदा कदा, लेकिन वह कभी किसी जगह टिककर काम नहीं करता था। मैंने उसे संतान गोला के सबसे बड़े आड़ती भगवती बाबू के यहाँ काम पर रखवाया था। उसने वहाँ कुछ समय काम भी किया। उसके बाद उसने मारवाड़ी बद्रीदास की चावल मिल में भी काम किया था, लेकिन बद्रीदास ने भी उसे काम से हटा दिया था। पिछले कुछ दिनों से वह विशु मलिक की चावल मिल के चक्कर काट रहा था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल सकी।
ब्योमकेश ने कुछ देर नमकीन चबाया और फिर चाय की एक एक चुस्की लेने के बाद अचानक पूछा, क्या आपके गांव में किसी के पास घोड़ा है? बलराम बाबू की आंखें अचरज से बाहर निकल आईं, जबकि लड़कों ने आपस में इशारे किए। गांव में किसी के पास घोड़ा नहीं है। आखिरकार बलराम बाबू ने जवाब दिया, क्या किसी के पास बंदूक का लाइसेंस है? जी नहीं सर, मुझे किसी नादू नामक नौजवान के बारे में बताया गया था। मैं नहीं जानता कि उसका पूरा नाम क्या है। मैं उससे 1 या 2 प्रश्न पूछना चाहूँगा। बलराम बाबू ने वहाँ बैठे लड़कों की ओर देखा, जिन्होंने आपस में पुनः नजरें मिलाईं। उसके बाद पातल ने बताया, वह अपनी पत्नी के साथ कल अपनी ससुराल चला गया था। वे लोग कहाँ रहते हैं? कैलाशपुर में। वहाँ जाने के लिए आपको गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। वह संताल गोला से 3 या 4 स्टेशन आगे पड़ता है। ब्योमकेश अपनी चाय खत्म करने के बाद विचारों में खो गए। नादू संभवतः निर्दोष रहा होगा, लेकिन वह भाग क्यों गया? क्या वह डर गया था? आश्चर्य की बात नहीं है। अगर किसी का नाम हत्या के मामले में घसीटा जाएगा तो भला कौन नहीं डरेगा। तभी अचानक एक युवक ने कहा, वह देखिए सदानंद सूर वापस आ गए हैं। हम फौरन उनकी ओर मुड़ गए। सड़क के किनारे से एक सज्जन गांव की ओर आते दिखाई दे रहे थे। हालांकि वह एक ग्रामीण थे, लेकिन उनके कपड़े ग्रामीण वाले नहीं दिखाई दे रहे थे। उन्होंने रेशमी कुर्ते के ऊपर शॉल ओढ़ रखी थी और पैरों में चमकदार जूते पहने हुए थे। उनके हाथ में कैनवस का एक बैग था। क्या तूने इससे पहले कभी सदानंद दा को इतना सजा सवरा देखा था? एक युवक दूसरे युवक के कान में बुदबुदाया। वह अवश्य ही कलकत्ता गए होंगे। जैसे ही वह हमारे पास से गुजरे, पातल ने उन्हें आवाज दी, सदानंद दा, क्या आपने सुना कि यहाँ क्या हो गया है? सदानंद बाबू ठहर गए। उन्होंने ब्योमकेश और मेरी ओर देखा और पूछा, क्या हो गया है? अमरा मर गया, पाताल ने जवाब दिया। मर गया? सदानंद बाबू की आंखों में गैर बनावटी आश्चर्य का भाव उतर आया। कैसे मरा वह? वह बीमार नहीं था, पातल ने उन्हें बताया। उसे गोली से मारा गया था। कोई नहीं जानता कि उसे किसने मारा था। तो आज यहीं तक। इस कहानी का दूसरा भाग मैं कल लेकर आऊँगी। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।